ये कहानी कुछ ऐसे सुपर विलन्स की है जो कि पृथ्वी पर रह के पृथ्वी के लोगों को खत्म किया करते थे या बड़ी बड़ी चोरी और डकैतियां किया करते थे। इसी वजह से सरकार इनसे इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि इन्हें पकड़ने के लिए वो अपने खूंखार सैनिकों को भेजती है और एक बार उन्हें पकड़ने के बाद में उन्हें भेज दिया जाता है एक ऐसी दुनिया के अंदर जहां से निकल के वापिस आना नामुमकिन है। एक ऐसी दुनिया जहां पे शैतान और जादू हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं। ये लोग उस दुनिया के अंदर कैसे सर्वाइव करेंगे ये इस एनीमे में दिखाया गया है। एनीमे की शुरुआत में हमें हार्ली को दिखाया जाता है जो कि जोकर के साथ में एक मिशन पे आई हुई होती है। वो दोनों एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पे लोग इक्वली रहें। वहाँ पे एकदम से ही FBI आ जाती है, लोगों को बंदी बना हुआ देख के उन्हें आजाद कराने लगते हैं, पर उतनी ही देर में वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ अमेंडा नाम की औरत एक साइंस एक्सपेरिमेंट होता हुआ देख रही थी। साइंटिस्ट बताते हैं कि अभी एनर्जी लेवल लो है, तो अमेंडा कहती है कि एनर्जी लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा दिया जाए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो एनर्जी एक औरत में से ले रहे होते हैं। वो दर्द से चिल्ला रही थी पर अमेंडा को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता हुआ देखना है। दूसरी तरफ हमें जोकर को दिखाते हैं जो कि हार्ली के साथ में होता है। पुलिस उन्हें चेस कर रही होती है पर उनको पकड़ नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ वो बंदूका से पुलिस वालों को हटा देते हैं और पैसे के बैग को फाड़ देते हैं। जोकर कहता है कि इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा गरीबी है, अमीर लोग इनका शोषण करते हैं। मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पे सभी लोग इक्वली रहे और कैपिटलिज्म को खत्म कर देना है। पुलिस वाले उनके काफी नजदीक थे, इसलिए हार्ली खड़ी होती है और कुछ ग्रेनेड उनकी तरफ फेंकती है। उनकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। हार्ली और जोकर बच चुके थे। दोनों के दोनों इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए वाइन पीने जाते हैं, पर सबसे पहले हार्ली अंदर जाती है। अंदर जाते ही उसे पता चलता है कि अंदर का माहौल तो गर्म है। वो मेन काउंटर के पास जाती है और कहती है कि आज माइक यहाँ पे आया है, जिसके ऊपर वहाँ का मालिक कहता है कि आज नहीं, माइक आज के दिन छुट्टी पे है। हार्ली समझ जाती है ये चाल है क्योंकि उसका माइक नाम का कोई यहाँ पे दोस्त ही नहीं है। वो पहले वहाँ के मालिक को मारती है और जोकर को बाहर ही रहने के लिए कहती है। दूसरी तरफ उसी लैबोरेटरी के अंदर दिखाया जाता है वो साइंस प्रोजेक्ट जो होता है उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा था। लड़की की एनर्जी को काफी ज्यादा और भी यूज किया जाता है। अब बार के अंदर हमें दिखाया जाता है हार्ली ने सभी लोगों को पीट दिया होता है। गोलियों की आवाज इतनी जोर की थी कि जोकर तक को सुनाई दे जाती है, इसलिए वो अपनी गाड़ी से उस बार के अंदर टक्कर मारता है। लोगों का ध्यान भटकता है, हार्ली उनको भी फिनिश कर देती है, पर रीइंफोर्समेंट की वजह से हमारी जोकर को पीछे हटना पड़ता है। बार के अंदर के सभी लोग मरे हुए थे। हार्ली अब छत पे आ चुकी थी। वो जोकर से बात करने की कोशिश करती है पर एक नाइफ उसकी तरफ उड़ के आने लग जाता है। वो नाइफ फेंकने वाली लड़की का नाम कटाना होता है और वो अपने पास से एक कटाना बाहर निकाल लेती है। हार्ली भी अपने बेसबॉल बैट को बाहर निकाल लेती है। कटाना और उसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। उन दोनों की फाइट के बीच में हमारी हार्ली का बेसबॉल बैट छूट जाता है, इसलिए हार्ली को अब एक लोहे का पाइप उठाना पड़ता है। वो उससे खुद को बचाने की कोशिश करती है पर कटाना काफी ज्यादा पावरफुल थी। वो बड़ी ही आसानी से ही हार्ली को ओवर पावर कर देती है और अपने साथियों की मदद से उसे पकड़ लेती है। हार्ली को पकड़ लिया गया था। हार्ली जाते जाते कहती है कि उसे जोकर जरूर बचाने के लिए आएगा। दूसरी तरफ हमें उसी पोर्टल को बनते हुए दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की एनर्जी से बन रहा था। अमेंडा जो होती है कहती है अब दूसरी दुनिया के पोर्टल हमारे लिए खुल चुका है, अब हमें बस यहाँ के रिसोर्सेज को बाहर निकालना है, जो कि एक टिपिकल अमेरिकन का माइंडसेट होता है। 6 महीने बाद हमें अब दिखाया जाता है एक ऐसी फैकल्टी जहाँ पे कि सुपर विलन्स को रखा जाता है। अमेंडा वहाँ पे डेविड के साथ आई हुई होती है। डेविड यहाँ का सुपरवाइजर है। अमेंडा यहाँ से कुछ लोगों को ले जाने के लिए आई है और डेविड इसके लिए मना करने की कोशिश तो करता है, पर अमेंडा कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल खुद के लिए कर रही हो, तो तुम मेरे काम के बीच में मत आओ। वहीं अमेंडा जो होती है वो हार्ली के पास में आ जाती है। हार्ली टीवी देख रही थी, उसकी टीवी बंद कर दी जाती है। अमेंडा कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक मिशन है। वो मिशन करने से इनकार करती है, इसलिए डेविड उसका मुंह पकड़ लेता है, पर हार्ली जो होती है उसके गोटों को तोड़ देती है। दूसरी तरफ उसके टेजर मशीन से बेहोश कर दिया जाता है जो कि अमेंडा ने ही किया था। अमेंडा के पास में 4 लोगों की टीम होती है। वो टीम देखते ही डेविड कहता है इन लोगों को मत लेके जाओ, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। पर अमेंडा कहती है अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारा जीना नर्क कर दूंगी। अब अमेंडा वहां से अपने 5 प्रिजनर्स के साथ में निकल जाती है। उन लोगों को दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, पर अभी तक उनको पता नहीं था। डेडशॉट नाम का बंदा हार्ली से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो, जिसके ऊपर क्लेफिस कहता है तुम किसी सुंदर लड़की से इस तरह के सवाल नहीं पूछ सकते हो, जिस पे डेडशॉट कहता है इसका मतलब क्या है। वो कहता है क्या अभी तक तुम मुझे नहीं जान पाए, मैं बहुत ही फेमस हूँ, जिस पे डेडशॉट और हार्ली दोनों ही हैरान थे कि ये बेवकूफ आखिरकार है कौन। वो अभी तक उसे नहीं जान पाए थे। क्लेफिस कहता है कि मैं यहाँ का प्रोटैगनिस्ट हूँ। अब हमें 4th पर्सन को दिखाते हैं जो कि इनका पार्टनर है, जिसका की नाम है पीस मेकर। वो सभी लोग एक दूसरे से अनजान थे, पर एक चीज से वो जानकार थे कि इन सभी का दिमाग का भेजा उड़ा हुआ है। उतनी ही देर में वहाँ पे एक और पर्सन आता है। वो खुद का नाम एडम ब्लैक बताता है। जैसे ही वहाँ पे एडम आता है वो
अमेंडा की एक वीडियो चला देता है जिसमें अमेंडा बताती है कि वो एक दूसरी दुनिया में आए हुए हैं और यहाँ पे उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में इन जानकारी इकट्ठा करनी है, जिसकी मदद से यहाँ पे हमारे लोग आए और यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकें। अमेंडा इन सभी को इस मिशन पे इसलिए भेजी हुई होती है, पर उनकी नेक के अंदर में एक बॉम्ब लगा हुआ है। अगर वो 72 आवर्स के अंदर आके रिपोर्ट नहीं करते हैं तब वो उनके बॉम्ब को एक्सप्लोड कर देंगी, जिसकी वजह से वो वहीं पे मारे जाएंगे। अगर उन्हें बचना है तो 72 आवर्स के अंदर में एक जगह पे आके रिपोर्ट करना होगा। वहीं पे दूसरी तरफ डेडशॉट इस चीज़ से इनकार कर देता है। अमेंडा कहती है मैं तुम्हारी बेटी को खत्म कर दूंगी। डेडशॉट को गुस्सा तो आता है पर वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए वो अमेंडा के इस मिशन के ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ एडम जो होता है वो कहता है अभी हम सभी लोग पार्टनर्स हैं, तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों का सही से ध्यान रखूंगा, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम इस मिशन को जल्दी पूरा करके वापस आ जाएंगे। पर सायरन बजने लग जाते हैं। दोनों जो कि उस शिप को चला रहे होते हैं वो मारे जाते हैं और वो जो शिप है वो नीचे आके गिर जाती है। उस शिप के गिरने की वजह से आसपास के जो उस दुनिया के लोग होते हैं उनका ध्यान उनके ऊपर चला जाता है और उस तरफ जाने के लिए एक नाइट आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ एडम मर चुका होता है। हार्ले सभी लोगों को जगाती है। सभी लोग ठीक से सही सलामत होते हैं उस शिप के अंदर, बस एडम ही मरा हुआ होता है। वो वहीं पे कॉकपिट में जाके देखती है जहाँ पे कि एक तलवार थी। तलवार से वो खुद को आज़ाद कराती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो वहाँ पे गिरने ही वाली थी पर उसे बचा लेता है क्लेफिस। क्लेफिस उसे ऊपर लेके आता है और वो दूसरी तरफ के गेट के पास में जाते हैं। क्लेफिस अपने हाथ के हथौड़े का इस्तेमाल करता है और उस गेट को तोड़ के रख देता है। वो उसकी पावर देख के समझ जाते हैं कि एक मेटा ह्यूमन है। वो सभी लोग बाहर आने लग जाते हैं एक एक करके। बाहर आते ही वो आसपास की दुनिया देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी। दूर खड़े उन्हें काफ़ी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि ऑर्क, इंसान और ड्रैगन होते हैं। वो समझ चुके थे हकीकत में ही दूसरी दुनिया है। क्लेफिस इन चीज़ों का जानकार था क्योंकि वो एनीमे देखा करता था। अब वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर से घिर चुकी थी। हर कोई डरा हुआ था अब हम क्या करें। अभी तक तो उन्हें ये सपना लग रहा था पर एक अटैक जब आके उनके लगता है और उनके शरीर से खून बहता है तो उन्हें पता चल चुका था कि ये हकीकत है। हार्ले कहती है कि तुम डरो मत, तुम सुपर विलन्स हो। आखिरकार तुम इन जानवरों से क्यों डर रहे हो जो कि 2 टांगों पे चल सकते हैं। इनको खत्म करना शुरू करो। एकदम से ही पीछे से उनका 5th मेंबर आता है जिसका कि नाम किंग शार्क था। किंग शार्क एक एक करके सभी लोगों को खाने लग जाता है। अब वो सभी सुपर विलन्स आसपास से कुछ ना कुछ उठाते हैं और उन सभी लोगों को एक एक करके खत्म करने लग जाते हैं। वो बड़ी ही आसानी से आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देते हैं। पीस मेकर सबसे ज्यादा किल काउंट करता है। वहीं दूसरी तरफ क्लेफेस जो था वो भी काफी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारे एक और पर्सन को जो कि था डेडशॉट। वो आसपास से अपनी गन को उठाता है, एक एक करके मॉन्स्टर्स को हेडशॉट देते हुए खत्म करता है और उनके सबसे बड़े बॉस को भी एक हेडशॉट दे के मारता है, वो भी हेलीकॉप्टर के ऊपर चढ़ करके। उनका जैसे ही बॉस मरता है आसपास के लोग तितर बितर हो जाते हैं। किंग शार्क उन बीस्ट के दोस्तों को खाने लग जाता है। नाइट आके ये देख के हैरान था कि आखिरकार ये लोग हैं कौन। वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है पर डेडशॉट उसकी तलवार को दूर फिकवा देता है, पर वो उसे वापस अपने पास बुला लेता है मैजिक की मदद से। ये देख के वो हैरान होते हैं पर क्लेफेस उनके पास जाके बात करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि हम इस दुनिया के अंदर हीरोज की तरह ट्रीट किए जाएंगे। मैंने एनीमे में ये होते हुए देखा है पर उसकी भाषा उन लोगों को समझ में ही नहीं आती है और नाइट्स की भाषा उन लोगों को। तो वो एट दी एंड एक जेल के अंदर जाके बंद हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि एक बंजर गांव की तरफ से गुजर रही थी। लोग उससे खाने की भीख मांगने लग जाते हैं पर क्वीन को जवाब ही नहीं दे रही थी, वो चलती जा रही होती है। काफी सारे मिनिस्टर्स ये बात करने लग जाते हैं कि भूख की वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए हैं। जो सामने का एम्पायर है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमें कुछ करना चाहिए। क्वीन जो होती है इस चीज के ऊपर भी चुप होती है। वो कहती है कि हमें जल्द से जल्द इस लड़ाई को खत्म करना होगा, चाहे हमारी कितनी ही सेना क्यों ना लग जाए, हम एम्पायर से नहीं हार मानने वाले हैं। ये सारी बात होके फिनिश हो जाती है पर अब बात उठती है उन लोगों के ऊपर जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। क्वीन कहती है कि इन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये नॉर्मल लोग हैं, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। और वो बाकी की चीजों को पूरा करने की बात करती है, जैसे कि अब जो अनाज की कमी है उसे पूरा करने के लिए हमें और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी, बैटलफील्ड के ऊपर और भी लोगों को भेजना पड़ेगा। वहीं नाइट जो होता है चुप हो जाता है, उन लोगों को डंजन में ही बंद किया जाता है। प्रिंसेस फियोना जो होती है अपनी मदर को समझाने की कोशिश करती है कि वो लोग फाइट में उनके काफी ज्यादा काम आएंगे, पर प्रिंसेस की बातों को वो लोग चुप करा देती हैं और बाकी सारे मिनिस्टर्स को यहाँ से जाने के लिए कहती है। प्रिंसेस फियोना कहती है कि अभी तक लोग कितने ज्यादा भूखे हैं, वो एक ब्रेड के लिए भी फाइट कर रहे हैं, मैं आखिरकार यहाँ पे बैठ के इतने लग्जरियस फूड कैसे खा सकती हूँ। वही नाइट कहता है कि आपके ना खाने से उन लोगों का भला नहीं होने वाला है, प्रिंसेस फियोना आपको खाना चाहिए। जिसपे प्रिंसेस फियोना कहती है कि वो सब तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मुझे उन लोगों के बारे में बताओ जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। दूसरी तरफ
हमें हार्ली को दिखाया जाता है जिसे कि पुलिस इंटरोगेट कर रही होती है, पर हार्ली जवाब देने से इनकार करती है, इसीलिए उसे करंट लगाया जाता है। हार्ली को तकलीफ होती है, पर वहाँ पे जोकर आ जाता है जो कि हार्ली को बचाने आया था। हार्ली अपनी आंखें खोलती है, वो सब सिर्फ एक सपना था। वो लोग जेल में बंद होते हैं, वो एक दूसरे को कोसने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारी गलती है। पर क्लेफेस कहता है कि अभी शायद से उन्हें यकीन नहीं हुआ है कि हम हीरो हैं, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पे जेल में बंद कर दिया, पर अब हमें यहाँ से आज़ाद होना पड़ेगा। क्लेफेस कहता है कि वो यहाँ का प्रोटैगनिस्ट है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ करके रहेगा। बाकी के लोग जो होते हैं उसे नार्सिसिस्ट कहने लग जाते हैं, पर क्लेफेस को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पीस मेकर और सभी लोग ये बात करते हैं कि हमें 72 आवर्स में रिपोर्ट करना होगा, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। हमें जल्द से जल्द इस जेल से बाहर निकलना पड़ेगा। पर अभी वो चीज़ उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो जेल को नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनी हुई होती है। पर क्लेफेस आगे बढ़ने लग जाता है। वो कहता है कि ये दुनिया काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, इसके अंदर हीरोज़ भी हैं, विलन्स भी हैं, पर मेन प्रोटैगनिस्ट कोई एक ही हो सकता है। इसलिए वो बार्स के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक पहुंचते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अकेले ही यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। वो ये कह के बाहर आ चुका था, जिसपे हार्ली भी उसे आज़ाद कराने के लिए कहती है, पर क्लेफेस इनकार कर देता है। ये बात सुनते ही वो लोग चिल्लाने लग जाते हैं, ये कहते हुए कि यहाँ से एक बदसूरत आदमी फरार हो रहा है, जल्दी से आओ, इसे पकड़ो। क्लेफेस पीछे हटता उससे पहले पीस मेकर उसके गले को पकड़ लेता है। वो खुद को आज़ाद कराता है कि उससे पहले ही वहाँ पे एक आदमी आके उसके हैंड पे एक मशीन लगा देता है, जिससे कि वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे वापस जेल में बंद कर दिया जाता है। उन्हें अब कैंटीन के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे कि उन्हें प्रिजनर्स के साथ में खाना खाने को कहा जाता है। वो सभी लोग खाना खाते हुए बात ही कर रहे होते हैं कि इतनी देर में वहाँ पे एक मॉन्स्टर आता है जिसका कि नाम बीन स्टॉक होता है। बीन स्टॉक उन्हें यहाँ से हटने के लिए कह रहा था अपनी लैंग्वेज में, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर डेडशॉट को मालूम था कि आखिरकार क्या कहना चाहता है। वो उन्हें यहाँ से हटने के लिए कहता है, पर वो इनकार कर देते हैं। पर बाकी के जो लोग होते हैं वो यहाँ से हटने के लिए अस्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो इस दुनिया को नहीं जानते हैं, वो अपनी मुसीबत क्यों ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लेफेस खड़ा होकर उन्हें यहाँ पे बैठने के लिए कहता ही है कि उतने से पहले बीन स्टॉक उसके मुंह पे एक मुक्का मार देता है। इस वजह से बाकी के लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से फाइट करने लग जाते हैं। वहाँ पे हार्ली भी फाइट करती है, पीस मेकर भी फाइट करता है और डेडशॉट भी फाइट करता है, और वो अपना विनिंग पोज भी देते हैं। वो इतना ज़्यादा यूनिक होता है कि वहाँ पे गार्ड आते हैं न्यू मशीन्स के साथ में, वहाँ पे कुछ गार्ड आके उन्हें पकड़ लेते हैं और इस बार उन्हें और कठोर सज़ा मिलती है। पर उसी सज़ा के अंदर उन्हें उनका एक और साथी मिल जाता है जिसे कि पहले भेजा गया था। वो अपना नाम रिक बताता है। वो उसकी बात ध्यान से सुनते हैं। वो बंदा बताता है कि उसे यहाँ पे पहले भेजा गया था इस नई दुनिया के अंदर खोज करने के लिए। उसके साथी भी उसके साथ थे, पर अब वो अलग हो चुका है, उसके साथी किसी और जगह पे हैं। वो सभी जानना चाहते थे कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो बताता है लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से उसे इस जेल के अंदर बंद कर दिया गया, वरना मैं उनसे बात करके प्रॉब्लम सुलझा लेता। वहीं दूसरी तरफ वो लोग अपने नेक बॉम्ब के बारे में बताते हैं, जिसपे रिक कहता है तो लगभग हमारा मिशन सेम ही है, क्यों ना हम एक दूसरे की मदद करें, जिससे कि तुम भी अपने नेक के बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर सको और मैं भी इस जगह से बाहर निकल सकूं। अगर हम सभी एक दूसरे की मदद करेंगे तब हम इस दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। वो सभी लोग तैयार तो होते हैं, पर वो इस जेल से बाहर कैसे निकलेंगे कि तभी किंग शार्क की आंखें खुल जाती है। वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो लोग बताते हैं कि जेल के बाहर और भी ज्यादा स्वादिष्ट खाना है, इसलिए वो जेल का दरवाजा तोड़ने के लिए आगे जाता है। शुरुआत में तो नहीं टूटता, पर जैसे ही गार्ड आता है वो गेट को तोड़ देता है। अब उस किंग शार्क को पीटने के लिए गार्ड आगे तो बढ़ता है, पर उतनी ही देर में बाकी के लोग बीच में आ जाते हैं और उस गार्ड को बेहोश कर देते हैं। अब जो क्ले होता है वो खुद को आजाद कराता है और उस चीज से वो बाकी के लोगों को भी आजाद करा देता है, जिससे कि यहाँ पे थोड़ा शोरगुल मच जाए और वो लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। वहाँ पे आजाद हुए कैदी जो होते हैं वो इन सभी लोगों का साथ भी देते हैं और इस जगह को टेक ओवर करने में मदद भी करते हैं। काफी समय बीत जाता है, उन्होंने पूरे इस जेल को के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। दूसरी तरफ हमें सेलिक नाइट को दिखाया जाता है, जिससे कि प्रिंसेस फियोना ने कहा था कि उन लोगों को तुम लेके यहाँ पे आओ, मुझे उनकी जरूरत है। वहीं पे सेलिक को भी उनके हथियारों की जरूरत थी। प्रिंसेस फियोना के रिक्वेस्ट करने पे वो यहाँ पे आया होता है, पर वो जैसे ही जेल की तरफ देखता है कि वहाँ पे तो यहाँ के कैदियों ने पूरे तरीके से कब्जा कर लिया है, तो वो हैरान था। पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रिक और उसकी जो पूरी टीम होती है वो नीचे आती है और वो इस बार सिलिक से बात करना चाहते थे। सिलिक को देख के वो समझ जाते हैं ये तो वही नाइट है जो कि उन्हें शुरुआत में मिला था, पर वो एक जापानीज क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके आधे सर के बाल उड़े हुए हैं और वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा है।
उस नाइट को उनकी बातें समझ में नहीं आती, पर उसे पता चल चुका था कि उसका मजाक उड़ा रही हैं। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक तो करता है, पर किंग शार्क उसके अटैक को खा जाता है। इस वजह से अब उस नाइट को अपने स्वॉर्ड को वापस बुलाना पड़ता है। पर दूसरी तरफ किंग शार्क का जो घाव था वो पूरे तरीके से भर जाता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे, पर दूसरी तरफ वो उसे फाइट करने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि वो ऐसे ही उनके साथी पे अटैक नहीं कर सकता था। पर रिक जो है, जो कि अब उनकी लैंग्वेज जानता है, उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाता है। वो आगे जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, जिससे कि इस बात को बड़ी ही शांति से सुलझाया जा सके, क्योंकि उसे वो नाइट काफी ज्यादा अच्छा बंदा लग रहा है। पर जैसे ही वो बोलना शुरू करता है तो उस नाइट को और भी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो ऑर्क की लैंग्वेज बोल रहा था, जो कि काफी ज्यादा गालियों से भरी हुई होती है। सिलिक को याद था कि प्रिंसेस ने कहा था कि उन्हें लेके आना है, इसलिए वो कोई भी गड़बड़ नहीं करता और उन्हें जाने देता है, और वो उन्हें यहाँ से लेके चलने की बात करता है। महल के अंदर क्वीन सामने थी। क्वीन उन्हें अपने मैजिक की मदद से बात करने का मौका देती है। रिक आगे बढ़ता है। रिक आगे आते ही कहता है कि हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। क्वीन आपका शुक्रिया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हम जिस दुनिया से आए हैं वो दुनिया यहाँ से काफी ज्यादा अलग है। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ और इस दुनिया के लोगों से एक अच्छा संबंध बनाने के लिए आया हूँ। मेरे साथ आई हुई पहले की जो टीम थी वो अब मेरे से दूर जा चुकी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जो आपका एनिमी किंगडम है वो पिछले कुछ महीनों से पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। मैं ये तक जानता हूँ कि आप लोगों को उसकी वजह से काफी ज्यादा तकलीफ आ रही है, पर मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ पे जो नए कमांडर आए हैं वो मेरी ही दुनिया के लोग हैं। जैसे ही क्वीन ये बात सुनती है तो क्वीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उन लोगों को कैदी बनाना चाहते थे। वहीं पीसमेकर कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपकी इस दुनिया को बचा के रहेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये बात सुनते ही क्वीन जो होती है उन लोगों को आजाद तो कर देती है, पर रिक को अपना बंदी बना लेती है, और वहीं सिलिक को इन लोगों को ले जाने के लिए कहती है पास के ही एक किंगडम पे जिसके ऊपर दुश्मनों का कब्जा है। अब क्वीन जो होती है रिक को अपना बंदी बना लेती है। रिक जाते जाते कहता है कि मुझे अकेला छोड़ने की सोचना भी मत। अगर तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के जाओगे तो तुम आगे चल के मारे जाओगे उस बॉम्ब की वजह से। अब वो लोग अपने कपड़े पहन लेते हैं। बैटलफील्ड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि कैसे बीस्टमैन ह्यूमन से फाइट कर रहे होते हैं। दूर से खड़े वो सभी लोग ये सब होता हुआ देख रहे थे। सिलिक उन्हें यहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि नाइट्स जो है उन लोगों से भिड़ सकते हैं और इस फोर्ट को जीत सकते हैं। डेडशॉट इसके लिए मना नहीं करता है, वो यहीं पे रुक जाएगा, उसमें उसका कोई घाटा नहीं है। पर दूसरी तरफ हैली जो होती है ये होता हुआ देख के कहती है कि इन लोगों को कोई कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि बीस्टमैन ऐसे नहीं होते हैं। दूसरी तरफ डेडशॉट जो होता है वो कहता है शायद से मैं जानता हूँ कि ये कौन कर रहा है, वो मेरा दोस्त भी हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो कैसे क्लेफेस के साथ फोर्ट के पीछे जाने का प्लान बनाते हैं। फोर्ट के पीछे वो जैसे ही आते हैं वो वहां से जगह बनाने लग जाते हैं उस फोर्ट के अंदर जाने के लिए। क्लेफेस उस फोर्ट के अंदर एक छोटा सा छेद करता है जिससे कि वो अंदर जा सकते हैं। उसकी पावर इंक्रीज होती है। हार्ली उससे इस बात पे पूछती है, जिसके ऊपर उन सभी के बारे में एक बात ये पता चलती है कि उन सभी की जो ताकतें हैं वो पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। हार्ली भी इस बात का सबूत है कि कैसे प्रिजन के अंदर उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्लेफेस कहता है कि कहीं पे भी पानी हो तो वो इस पूरे फोर्ट को भी पिघला सकता है। ये सारी बात जानने के बाद में वो उस फोर्ट के अंदर एंट्री लेते हैं। फोर्ट के अंदर एंट्री लेने के बाद में वो उसके ऊपर जाने लग जाते हैं। जैसे ही वो ऊपर आते हैं उन्हें काफी सारे बीस्टमैन से फाइट करनी पड़ती है, पर सबसे ऊपर आके उन्हें रेड फेस दिखता है। रेड फेस को तो देख के वो हैरान हो जाता है। डेडशॉट कहता है और साथी क्या कर रहे हो। उसका वो साथी यानी कि रेड फेस उसे देख के काफी ज्यादा पागल हो जाता है और अपने बीस्टमैन को उस पर अटैक करने के लिए कहता है। कुछ पुरानी यादें ताजा होने लग जाती हैं कि कैसे उसे प्रिजन में तंग किया जाता था बाकी के लोगों से, पर डेडशॉट ने उसे बचाया था। पर डेडशॉट की जितनी भी अच्छाइयां थी वो उसे बुराइयां लगती थी, क्योंकि डेडशॉट ने एक बार उसे गंजा कर दिया होता है, ये कहते हुए कि वो ज्यादा डरावना लगेगा और लोग उसके पास नहीं आएंगे। पर उसके बेशकीमती जो बाल थे वो उसने पूरे तरीके से खराब कर दिए होते हैं, जिसे कि वो अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता था। अब उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है डेडशॉट के ऊपर। उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने बीस्ट को भेज देता है। उनकी ताकत भी वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। क्लेफेस कहता है कि आखिरकार इतने गुस्से में क्यों है, बाकी के लोगों को समझ में नहीं आता है। पर अब वो जितने भी बीस्टमैन थे जो कि ऊपर थे उन लोगों से अब उन्हें फाइट करनी पड़ती है। एक एक करके उन्हें खत्म करने लग जाते हैं। डेडशॉट रेड फेस को मारने की कोशिश करता है, पर एक बीस्टमैन बीच में आ जाता है जिसकी वजह से रेड फेस बच जाता है। उन लोगों को तकलीफ हो रही होती है, ज्यादा ये लोग पड़ रहे थे, उनके ऊपर ये भारी पड़ते जा रहे थे। डेडशॉट कहता है कि तुम आखिरकार क्यों कर रहे हो दोस्त। दोस्त का नाम सुनते ही उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मॉन्स्टर को बिजर्क बना देता है। क्लेफेस ऊपर के टैंक को फोड़ने के लिए कहता है। टैंक फोड़ दी जाते हैं, पानी पूरे फोर्ट के अंदर थे। ये होता हुआ देख के क्लेफेस जो होता है अपना हाथ जमीन पे रखता है और उस पूरे फोर्ट को पिघला के रख देता है जहाँ पे भी मॉन्स्टर थे वो मारे जाते हैं। डेडशॉट जो था वो रेड फेस को मारने की कोशिश करता है, पर बीच में कटाना आ
आके उसे बचा लेती है। कटाना को देख के हार्ली उस पर अटैक करने के लिए जाती है, पर पूरी तरीके से जो वो फोर्ट होता है वो नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। इस वजह से वो लोग बच के निकल जाते हैं। सेलेक कहता है कि तुमने पूरे किंगडम को तबाह कर दिया, जिसके ऊपर डेडशॉट और बाकी के लोग कहते हैं कि अगर हम लोग नहीं होते तो तुम लोग मारे जाते। एक ये फोर्ट ही तो है, तुम इसे वापस से बना लेना। ये कह के वो यहाँ से निकल जाते हैं दूसरी तरफ। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्टर्स भी कहते हैं ये लोग काफी ज्यादा ताकतवर हैं, इनकी मदद से हम लोग जीत गए हैं। प्रिंसेस फियोना का दिमाग काफी ज्यादा अच्छा है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कटाना को दिखाते हैं जो कि रेड फेस को कहती है एम्परर को गुस्सा आ जाएगा अगर हमने वापस से यही गलती की। रेड फेस कहता है तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे छोटी मोटी गैंग को हराने के लिए जोकर उन्हें आपस में भिड़वा दिया करता था। ये सारी बात हार्ली को याद आ रही होती है क्योंकि वो उसकी एक पास्ट की मेमोरीज ही तो है। जोकर से वो काफी ज्यादा प्यार भी करती है, उसकी आंखें खुलती हैं। वो सभी लोग जेल में थे, वो जानना चाहते थे कि आखिरकार उनकी गलती क्या है कि उन्हें वापस से जेल में ही रखा गया है। उनकी वजह से एक फोर्ट ही तो टूटा था, वो उसे वापस भी बना सकते हैं। इतनी सी बात के लिए उन्हें इतनी बड़ा सजा क्यों दी गई है? और वैसे भी अब 12 घंटे का टाइमर ही बचा है। दूसरी तरफ प्रिंसेस फियोना आती है। प्रिंसेस फियोना को देख के क्ले फेस उसे पूछता है कि हम कब तक आजाद होंगे, पर डेडशॉट बीच में आके कहता है प्रिंसेस हमें यहाँ से कब निकाला जाएगा। उसकी बात सुन के वो कहती है ये क्वीन का ऑर्डर है। वहीं पे हार्ली भी उसे कुछ कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा कावर्ड हो। हार्ली को देख के वो भी प्रिंसेस फियोना हैरान थी। दूसरी तरफ ये सभी लोग काफी ज्यादा इंतजार कर रहे होते हैं कि उनका आने वाला अगला ऑर्डर क्या होगा। सिलिक वहाँ पे प्रिंसेस फियोना को बुलाने के लिए आया था। प्रिंसेस फियोना जो होती है उसे याद आता है कि कैसे बचपन के अंदर वो कुछ कॉमनर्स के साथ में खेला करती थी। इस सिटी के अंदर वो एक बहुत बड़ी टैंक के ऊपर चढ़ती थी जहाँ पे कि कॉमनर्स उसके फ्रेंड हुआ करते थे, यहाँ तक कि बीस्टमैन भी। उसे वहाँ पे एक बात पता चलती है कि वॉर की वजह से यहाँ पे भूखमरी छा रही है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग मर रहे हैं और उन्हें एक दिन का भी खाना कई बार नसीब नहीं होता है। खाना मिलना उनके लिए ट्रेजर जैसा है। सिलिक प्रिंसेस को बुलाने आया था। प्रिंसेस को जाना पड़ता है, उसके साथी उसे जाने के लिए कहते हैं, वरना अगर ये बात क्वीन को पता चलती कि वो उनके साथ है तो उन्हें मार दिया जाएगा। क्वीन जो होती है प्रिंसेस को बताती है कि आपको कॉमनर्स के साथ में नहीं खेलना चाहिए, आपको आने वाले टाइम के अंदर वॉर को संभालना भी तो है, जिससे कि इन लोगों के बीच में शांति रह सके। प्रिंसेस फियोना कहती है कि मैं दोस्तों के साथ खेलना चाहती हूँ। क्वीन डायरेक्ट वार्निंग देती है सिलिक को कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ दिनों बाद में प्रिंसेस के वो सभी दोस्त मारे जाते हैं। प्रिंसेस आंखें खोलती है। सिलिक उसे बताने आया था कि क्वीन ने आपको बुलाया है, हमें जल्द से जल्द चलना होगा। वहीं हमें बताया जाता है कि एक बहुत बड़ी बीस्टमैन की आर्मी जो है उस फोर्ट की तरफ बढ़ रही है, जिससे कि अभी ही जीता गया था। अभी के टाइम वो जंगलों के अंदर से होते हुए आ रहे हैं, फिर वो बैटलफील्ड में पहुंच जाएंगे। सेना काफी ज्यादा बड़ी है, हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हार्ली वहीं पे कहती है कि अभी तक हम लोगों को आजाद क्यों नहीं किया गया, जिसपे क्वीन बताती है कि तुम्हारी लोगों की वजह से हमारा एक फोर्ट नष्ट हो गया है। तुम ये सोचो कि तुम्हें जेल में नहीं रखा गया, यहाँ पे बुलाया गया है, इसी वजह से शांति से चुपचाप ये होते हुए देखो। बाकी के लोग यही बात कर रहे होते कि अभी हमें कुछ ना कुछ करना होगा। रिक पूछता है कि लड़ाई कब से चल रही है। वहीं पे क्वीन बताती है कि लड़ाई काफी सालों से चल रही है, पर अभी के टाइम में बीस्टमैन जो कि हमारे साथ थे और एल्व्स, उनके धोखे की वजह से अभी हम लोग काफी ज्यादा हार रहे हैं। ये बात सुनते ही रिक कहता है कि आप लोग चिंता मत करो, मैं आप लोगों को जिता सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हार्ली जो होती है उसे भी एक आइडिया आया हुआ होता है, पर उसके अंदर से काफी ज्यादा सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए वो मांग करते हैं काफी सारे और भी सैनिकों की। पर उनकी मांग काफी ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, क्योंकि वो लोग दूसरी दुनिया से आए हुए हैं और वो उनके ऊपर इस तरह भरोसा नहीं दिखा सकते हैं कि वो उन्हें अपनी पूरी आर्मी की कमान सौंप दें। पर हार्ली कहती है कि तुम चिंता मत करो, ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, ये आइडिया मुझे मेरे पुराने साथी ने दिया था। हार्ली थोड़ा दिमाग से काम लेती है, इसी वजह से बाकी सभी लोगों को उसके ऊपर भरोसा था और क्वीन जो होती है वो भी तैयार हो जाती है। पर एक कहता है कि हमें नाइट्स की जरूरत नहीं है, हमें आप लोग वो क्रिमिनल्स दे दो जो कि आपकी जेल के अंदर बंद है। प्रिंसेस मान जाती है और क्वीन भी मान जाती है, क्योंकि प्रिंसेस बार बार ही क्वीन को बोल रही थी। वहीं पे सेलिक जो होता है वो भी कह देता है कि क्रिमिनल्स के मरने ना मरने से उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब हार्ली जो होती है वो अपनी पसंद के कुछ क्रिमिनल्स लेके आती है, जिसमें कि बीन भी होता है। बीन स्टॉक अपने साथियों के साथ वहाँ पे आया हुआ होता है, उसे आजाद कर दिया जाता है। बीन स्टॉक कहता है कि हार्ली हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया है, जिसमें हार्ली बताती है कि तुम चिंता मत करो, अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो तुम्हें आजाद कर दिया जाए।
रिक क्लेफेस को एक काम देता है और उसे आगे जाने के लिए कहता है। क्लेफेस नहीं करना चाहता था पर रिक की बात माननी पड़ती है। किंग शार्क काफी ज्यादा खाना खा रहा होता है आसपास का, उसे मना करता है। पीस मेकर को भी फाइट करने के लिए आगे जाने के लिए कह देता है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है और इसी प्रकार वहां पे एनिमीज भी आने लग जाते हैं। किंग शार्क अब उनकी खुशबू सूंघ के बताता है कि एनिमीज आने वाले हैं। क्लेफेस ने काफी ज्यादा बैरियर्स भी बना दिए होते हैं आगे की तरफ। उनकी जो सेना होती है वो भी अब वहां पे तैनात हो चुकी थी। सेलिक बताता है कि अब हमें आगे जाना होगा और वो कहता है कि जल्द से जल्द हमें आगे पहुंचना होगा, एनिमीज आ रही हैं। डेडशॉट को ऊपर भेज दिया जाता है क्योंकि वो एक स्नाइपर है। अब वहीं सेलिक जो होता है वो हार्ली से कहता है तुम भी अपने साथियों के साथ में अब आगे आ जाओ क्योंकि एनिमीज आने वाले हैं। पर हार्ली कहती है कि इसके अंदर हमारी कोई जरूरत ही नहीं है तो इसलिए तुम ही आगे जाओ, जिसकी वजह से सेलिक को खुद अपने साथियों के साथ में आगे जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि जोर से भारी भारी कदमों की आवाजें आने लग जाती है जो कि एनिमीज की ही होती है। सेलिक अभी भी देखता है कि ये लोग हिल ही नहीं रहे हैं। सामने से एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही होती है। उनसे मुकाबला करने के लिए सेलिक अकेला आगे जाता है। रेड फेस देखता है कि आगे तो बैरियर बने हुए हैं, आखिरकार चाल क्या है। दूसरी तरफ वो अपने जितने भी बीस्टमैन होते हैं उन सभी को आगे जाने के लिए कहता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि हम ये फाइट जरूर से जीत के रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वहीं पर सेलिक भी यही चीजें दोहरा देता है कि हम इन्हें हरा के रहेंगे। जैसे ही रेड फेस जो होता है वो अपने स्टाफ को ऊपर की तरफ करके इन लोगों की एनर्जी बढ़ाता है, उसके ऊपर एक अटैक होता है जो कि डेडशॉट ने किया था। अब वहां पे रेड फेस को लग रहा था कि वो बच चुका है पर ऐसा होता नहीं है। डेडशॉट ने उसके स्टाफ के ऊपर निशाना बनाया होता है जिससे कि उसका स्टाफ टूट जाता है। उन्हें ये बात पता थी कि रेड फेस की जितनी भी ताकत बढ़ी है वो उस स्टाफ की वजह से बढ़ी है। अगर वो टूट जाएगा तो वो अपने इन बीस्टमैन को काबू नहीं कर पाएगा। बीस्टमैन हिल ही नहीं रहे थे, इसका मतलब है कि वो लोग अब आजाद हो चुके हैं। रेड फेस ने स्टाफ की मदद से उन्हें कंट्रोल किया था, वो लोग अपने कंट्रोल से आजाद हो चुके हैं। वो रेड फेस को काफी ज्यादा कूटते हैं और उसे मार ही डालते हैं। ये सब होता हुआ दूर से वो लोग देख रहे थे। वो बड़ी आसानी से जीत चुके थे। हार्ली ने यही चीज जोकर से सीखी थी कि आपस में छोटी गैंगों को लड़वा दो जिससे कि दोनों ही खत्म हो जाए। सिलिक को जब ये बात पता चलती है कि वो जीत गए हैं बिना किसी कैजुअलिटी के तो वो हैरान होता है और यही बात वो आगे तक पहुंचाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ पूरी की पूरी टीम आगे आती है और कहती है कि मिशन अब कंप्लीट हो चुका है, हम आजाद हैं। वो लोग निकल जाते हैं। प्रिंसेस और क्वीन को जब ये बात पता चलती है कि वो जीत चुके हैं वो खुश तो थे पर क्वीन काफी ज्यादा गुस्से में थी। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। रिक कहता है टेलीपोर्टेशन डिवाइस तो काफी ज्यादा ऊपर है, अब हम लोग क्या करेंगे, जिसके ऊपर अब सभी लोग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनके नेक बैंड अब ग्लो करने लग जाते हैं। डेडशॉट कहता है अगर कुछ भी हुआ तो रिक मैं तुम्हें जान से ही खत्म कर दूंगा। रिक कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है। कुछ समय बीतता है और जो उनके नेक बैंड थे जो कि रेड कलर में ग्लो कर रहे थे वो ग्रीन हो जाते हैं। हार्ली को टेस्टी खाना खाना था पर रिक कहता है कि हमें अपनी मिशन को सबसे आगे रखना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पे इसलिए ही भेजा गया है जिससे कि हम यहाँ के किंगडम के साथ अच्छे रिलेशन बना सके, इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए वॉर को एंड करने में। इसी वजह से वो सभी लोग जो होते हैं अलग अलग वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं जिससे कि वो जल्द से जल्द यहाँ की इन वॉर को खत्म कर सकें। पर उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं, अब उन्हें और भी गोलियों की जरूरत पड़ेगी। डेडशॉट काफी ज्यादा दुखी था पर हार्ली जो थी अपनी गोलियां खत्म कर देती है एक दिल बनाते हुए और कहती है मैं तो फ्राइंग पैन से भी लोगों को खत्म कर दूंगी। रिक बताता है कि इससे पहले जो टीम आई थी उनकी सप्लाई अभी भी सुरक्षित होगी तो वो सप्लाई लेने के लिए उन्हें उस जगह पे जाना पड़ेगा जो कि एक माउंटेन के पीछे की साइड में है। वो सभी लोग निकल जाते हैं और वहीं सिलिक जो है वो पीछे ही रहने की बात करता है। चलते चलते वो एक फोर्ट के पास में आते हैं जहाँ पे कि उनके जेल के साथी थे। वो सभी लोग उनका स्वागत करते हैं। स्वागत करते हुए बताते हैं कि एम्पायर ने उन्हें यहाँ पे रहने की आजादी दी और कुछ भी करने की भी, बस किंगडम के लोगों को परेशान नहीं करना है। वो सभी लोग उनके साथ काफी ज्यादा मजे मारते हैं और वो लोग उनकी काफी ज्यादा खातिरदारी करते हैं क्योंकि उन्हीं की मदद से वो आजाद हो पाए हैं। डेडशॉट और बाकी के लोग सुबह के टाइम में निकल जाते हैं उस माउंटेन की तरफ जहाँ पे कि उन्हें सप्लाई मिलने वाली है। जाते जाते उनके काफी सारे एडवेंचर्स भी होते हैं जो कि उन्हें करने में अच्छा लगता है। माउंटेन के पीछे जैसे ही आते हैं वो लोग दूर से देख पाते हैं कि कैसे एक ड्रैगन ने उनके क्राफ्ट के ऊपर नेस्ट बना लिया होता है। वो सभी लोग परेशान थे। अब आखिरकार वो वहां से अपनी सप्लाईज को कैसे लेके आएंगे। रिक कोई प्लान सोचने लग जाता है पर उतनी ही देर में क्लेफेस जो होता है वो खुद को चेंज करने लग जाता है और वो एक ड्रैगन में बदलता है जो कि चाइनीज था। उसे देख के डेडशॉट काफी ज्यादा जोरों से हंसता है। इस वजह से वहां पे ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन उनके
के शोर से परेशान था, वो उन पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हार्ली बचते हुए चल रही होती है, पर ड्रैगन उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। वो किंग शार्क को अपने मुंह में दबा लेता है। उसे बचाने के लिए क्लेफेस भी अपनी वॉल का इस्तेमाल करता है। वहीं दूसरी तरफ रिक जो होता है वो पीसमेकर के साथ में निकल जाता है। डेडशॉट जो था गोली मार देता है उसकी आंख पे, पर उसे कुछ होता नहीं है। वो आग उगलते हुए किंग शार्क को थूक देता है और वो अपना दूसरा अटैक करता है, जिससे कि क्लेफेस अपने साथियों को बड़ी मुश्किल से बचाता है। हार्ली काफी ज्यादा डरी हुई थी, पर किंग शार्क सुरक्षित है ये देख के वो खुश थी। वापस से ड्रैगन उनके ऊपर फायरबॉल का इस्तेमाल करता है, पर पैन की मदद से वो आग के उस अटैक को पलट देती है, जिससे कि ड्रैगन के ऊपर आके काफी ज्यादा स्टोन लग जाते हैं। अब ड्रैगन अपनी टेल से उसे मारने की कोशिश करता है, पर डेडशॉट हार्ली को लेके निकल जाता है। वो बड़ी ही तेजी से भाग रहा होता है, पर एट द एंड वो भी गिर जाता है, वो कहते हुए कि वो सप्लाई कहाँ पे है। हार्ली सप्लाई लेने के लिए खुद आगे जाती है, जहाँ पे कि हमें रिक को दिखाया जाता है जो कि सप्लाई के बॉक्स को निकालता है। उसमें रेडियो मिलता है। उस रेडियो के ही पास में ही एक बंदूक होती है जो कि हार्ली उठाती है। दूसरी तरफ डेडशॉट को लग रहा होता है कि अब वो मरने वाला है, क्योंकि अब ड्रैगन उसके सामने ही था। उतनी ही देर में डेडशॉट के सभी साथी जो थे उसे बचाने के लिए उसके पास में बंदूक फेंक देते हैं। दूसरी तरफ पीसमेकर उसका ध्यान भटकाता है। क्लेफेस उसकी टेल को पकड़ता है, बंदूक का इस्तेमाल होता है, उसकी नेक पे बंदूक से अटैक होता है। अब वो ड्रैगन पागल हो जाता है। पागल होते हुए वो उस माउंटेन के ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है और डेडशॉट मरते मरते बचता है, जैसे कि किंगफिश ने बचाया था। अब वो जैसे ही उस एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, सप्लाई को वो ले तो लेते हैं, पर उससे पूछते हैं पीसमेकर से कि उसने उसका ध्यान कैसे भटकाया। ड्रैगन का ध्यान जो है जो कि एक एग से भटकाया गया था, जो कि उसका ही था। इतने में ही एग हैच होता है, जिसमें से ड्रैगन बाहर निकलता है। वो हार्ली को मदर कह के बोलता है। सभी लोग हैरान होते हैं कि ड्रैगन का बच्चा हार्ली को माँ कह रहा है। अब वो उस ड्रैगन का ध्यान रखने की बातें करती है। रिक उन सभी को लेके चलने की बात करता है। रेडियो से उसे ये बात पता चलती है कि अमेंडा चाहती है कि वो जो एडवांस टीम भेजी गई थी उस पूरी टीम को खत्म कर दे। रिक इस मिशन को पूरा करने के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग अब आसपास की जगहों को और सर्च करते हुए सारी सप्लाई लेके निकल जाते हैं। आते हुए वो लोग ये बात नोटिस करते हैं कि वो जिस किंगडम से निकले थे वो किंगडम पूरे तरीके से अब तबाह हो चुका है। उस किंगडम के अंदर से आग निकल रही होती है। एल्फ जो होते हैं वो सभी ऑर्क्स को खत्म कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि बिन को भी। वो उनसे लड़ाई करने के लिए आगे की तरफ जाते हैं और वो जैसे ही वहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उन्हें काफ़ी सारे एल्फ्स दिखाई पड़ते हैं जो कि उनको ख़त्म कर रहे थे। पर हार्ली के बीच में आने की वजह से वो एल्फ उस पर अटैक करने जाता है, पर किंग शार्क उसे बचा लेता है। दूसरे ऑर्क को मारने ही वाली थी एक एल्फ की पीसमेकर उसे रोक लेता है, पर एक अटैक उसके ऊपर होता है। बड़ी मुश्किल से वो बचता है, जो कि इंचैंटर नाम की एक लड़की ने किया होता है। वो उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लग जाती है। काफ़ी सारे और भी एल्फ आ चुके थे। थिंकर नाम का एक बुढ़ा जो कि अपने हेलमेट की मदद से इन सभी को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमारा डेडशॉट उसे खत्म करने की कोशिश करता है, पर सामने एक लगी शील्ड की वजह से वो उसे मार नहीं पाता। हार्ली आगे आती है। वो सभी लोग कहते हैं कि तुम रुक जाओ तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तुम इन मॉन्स्टर्स की चिंता क्यों कर रही हो जो कि दूसरी दुनिया के अंदर के हैं। हार्ली कहती है तुम चुप हो जाओ। वो सभी लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं एक ही साथ, पर उन सभी के अटैक को बड़ी ही आसानी से रोक लेते हैं। वहीं पे वो लोग अपनी शील्ड को भी चालू कर देते हैं, जिससे कि वो बच जाते हैं। सभी एल्फ एक साथ हार्ली के ऊपर अटैक करते हैं। क्लेफेस जो होता है उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे तो जाता है, पर सभी एल्फ जो होते हैं वो उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेते हैं। थिंकर कहता है कि मैं तुम सभी के अटैक्स को रीड कर सकता हूँ और मैं इन सभी को एक ही साथ में एक ही अटैक करने को मजबूर भी कर सकता हूँ, तो मुझे कमजोर मत लगाओ। किंग शार्क जैसे ही आगे अटैक करने जाता है, इंचांटर बीच में आ जाती है। वहीं किंग शार्क अपने टीथ से उसके उस शील्ड को रोकने की कोशिश तो करता है, पर इंचांटर ये बात समझ जाती है कि इसे तोड़ने वाला है, इसलिए वो उसे दूर की तरफ फेंक देती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही किंग शार्क दूर जाके गिरता है, उसके ऊपर क्रॉक किलर अटैक कर देता है। क्रॉक किलर जो है उससे फाइट करने लग जाता है अपने दोस्त के साथ में। क्रॉक किलर के अटैक से बचना किंग शार्क के लिए मुश्किल था, क्योंकि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हार्ली काफी सारे एल्फ से फाइट कर रही होती है। उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि एल्फ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते थे। डेडशॉट उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है, पर एल्फ की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी थी। थिंकर जो होता है इन सभी को सरेंडर करने के लिए कहता है, तो वो उनकी जान बख्श देगा। पर दूसरी तरफ इतनी ही देर में उसका जो हेलमेट था वो रेड ग्लो करने लग जाता है। सभी लोग अब एक इल्यूजन में आ चुके थे, पर हार्ली इल्यूजन में नहीं थी। वो उनको आजाद कराने की कोशिश करते हैं, पर थिंकर कहता है इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। वो अपनी आर्मी के साथ में आगे बढ़ने लग जाता है। उतनी ही देर में इंचांटर कहती है हमें इन लोगों को जल्द ही खत्म करना होगा। उतनी ही देर में थिंकर जो होता है उनके ऊपर अटैक कर देता है और वहाँ पे 2 लोग मारे जाते हैं। इंचांटर अब आगे आती है। हार्ली ये देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। इंचांटर से वो फाइट करने लग जाती है। इंचांटर उसे रोकने की कोशिश करती है, ये कहते हुए कि तुम हमारी साइड आ जाओ।
जाओ, तुम्हारी जगह हमारी तरफ है। हार्ली पर तब भी हार नहीं मानती, वो कहती है मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी। इंचांटर अब उसे बहुत ही बड़े ब्लास्ट के अंदर दबा के रख देती है। अब वहीं उसे अब याद आने लग जाती है जोकर की कि कैसे जोकर उसे आके बचा लेगा, पर ऐसा हकीकत में होता नहीं है। उसकी आंखें बंद हो जाती है, पर जैसे वो आंखें खोलती है रिक वहाँ पे था। रिक जो होता है उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि मैं तुम्हारे बॉम्ब को एक्टिवेट कर सकता हूँ, जिसकी वजह से थिंकर और बाकी के जो लोग होते हैं वो बात करने लग जाते हैं। अगर हम यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। रिक कहता है शायद से ऐसा हो सकता है। उतनी ही देर में क्रॉक किलर आ जाता है किंग शार्क के साथ। किंग शार्क अब काफी ज्यादा जख्मी होता है। वहीं दूसरी तरफ थिंकर जो होता है इंचांटर के साथ ये बात करता है कि शायद से अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमने यहाँ पे काफी ज्यादा आतंक मचा दिया है और इन लोगों को अच्छा सबक भी सिखाया है। इंचांटर, क्रॉक किलर और वो सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। अब वहीं पे हार्ली को गुस्सा आने लग जाता है कि उसके साथ ही मारे गए हैं, पर वो सभी लोग जिंदा थे। ये देख के वो हैरान हो गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है। बट उन्हें एक बात पता चलती है, जो कि उन्हें बुलेट लगी थी वो किसी फोर्स की वजह से उनके शरीर को आर पार करने से रुक चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अभी जेल के अंदर होते हैं। सिलिक पूछता है कि तुम हार कैसे गए, मुझे तो लगा था तुम ताकतवर हो, पर वो लोग कुछ जवाब ही नहीं देते हैं। सिलिक समझ जाता है भी इनका मोरल डाउन है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और वापस से हमें मिनिस्टर्स को दिखाया जाता है। मिनिस्टर्स ये बात कर रहे होते हैं कि एल्फ हमारे इस विरुद्ध क्यों लड़ रहे हैं, ये सभी एक साथ अटैक भी कर रहे हैं। क्वीन कहती है कि ये सारी गलतियां उन लोगों की है जो कि दूसरी दुनिया से आए हैं। अगर इस फोर्ट के पास में नाइट्स होते तो वो लोग इन्हें जरूर रोक लेते, पर वहाँ पे नाइट्स नहीं थे, इसलिए मैं एग्जीक्यूट करना चाहती हूँ दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों को। जिसके ऊपर प्रिंसेस फियोना कहती है कि मदर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उन्होंने अपनी कोशिश की थी हमें बचाने की, आप उनको इस तरह का रिवॉर्ड मत दो। जिसके ऊपर उसकी मदर कहती है कि वो दूसरी दुनिया से आए हुए लोग हैं, इसमें हमारी ही गलती है कि हमने उन लोगों के ऊपर भरोसा किया और हमारा एक फोर्ट जा चुका है। वहीं प्रिंसेस जो होती है वो सिलिक को कहती है कि हमें उन लोगों को आज़ाद कराना होगा, मुझे उन लोगों के ऊपर भरोसा है, वो लोग हमें जीत जरूर दिलवा के रहेंगे इस लड़ाई के अंदर। सिलिक तुम्हारा क्या मानना है? मेरी मदर तो शायद से अभी काफी ज्यादा गुस्से में है। सिलिक कहता है कि प्रिंसेस आप जैसा बोल रही हो मैं वैसा ही करूंगा, मुझे आपकी सेवा के लिए ही चुना गया है, मैं आपकी ही सेवा करूंगा। प्रिंसेस की बात सुन के उसे आजाद कराने के लिए भेज देती है। वहीं बाकी सभी लोग ये बात करने लग जाते हैं कि हमें अब एग्जीक्यूट किया जाएगा कि तभी वहाँ पे आर्थर आ जाता है जो कि ड्रैगन का बच्चा था। वो उन्हें आजाद कराने के लिए अपनी फायर ब्रिथ का इस्तेमाल करता है, पर उसकी फायर से कुछ भी नहीं होता है। सिलिक वहाँ पे आके उन्हें आजाद कराने के लिए अंदर आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि इन्हें एग्जीक्यूट करने वाले हैं। क्वीन यही चाहती है कि इन्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाए इनकी पुरानी गलती की वजह से, पर वो यहाँ पे आया है इन लोगों को आज़ाद कराने के लिए। तो तुम क्या चाहते हो? क्या तुम यहाँ से निकलना चाहते हो या यहीं पे बैठ के एग्जीक्यूशन का वेट करना चाहते हो? जिसके ऊपर वो सभी लोग बात करते हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे और हम इस वॉर को रोकेंगे। सिलिक कहता है कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा, तुम्हारी भी फैमिलीज होगी तुम्हारे पीछे जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऐसी बातें सुन के तो डेडशॉट मोटिवेट हो जाता है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस फियोना जो होती है उसकी एंट्री हो जाती है। वो इन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसका प्लान ये है अगर वो इस वॉर को एंड कर देते हैं थिंकर को मार के, तो शायद से क्वीन जो है उनका इस एग्जीक्यूशन को रोक सकती है। वो किंग शार्क को उठाने के लिए तो जाते हैं, पर क्लेफेस का आइडिया होता है कि किंग शार्क का एक दांत निकाल देना जिससे कि वो जा सके, क्योंकि अगर किसी शार्क का दांत टूटता भी है तो वापस से वो रीग्रो हो जाएगा। इसलिए हमारे डेडशॉट जो होता है ये रिस्क उठाता है, खुद आगे जाता है और उस किंग शार्क का एक दांत निकालने की कोशिश करता है। उतने में क्लेफेस खुद आगे आके ये काम करता है। इतने में किंग शार्क को गुस्सा आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है। एक एक करके वो सभी लोग इस जेल के बाहर चले जाते हैं। हार्ली जो होती है वो कहती है प्रिंसेस फियोना क्या ये आपका फैसला? जिसपे वो हाँ कहती है। उसे याद आता है कि कैसे कॉमनर जो दोस्त हुआ करते थे जिनके पास की खाने के भी पैसे नहीं होते थे, वो भूखे सोते थे। उनकी मौत के दिन जब वो उनके पास गई थी तब उसका एक और कॉमनर फ्रेंड उसका ही नाम लेते हुए कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से इनकी ये हालत हुई है, यहाँ से चली जाओ। उस दिन प्रिंसेस काफी ज्यादा रोई थी, यहाँ तक कि क्वीन ने भी कहा था कि इसमें तुम्हारी ही गलती है। पर प्रिंसेस फियोना को बड़े होते होते पता चला कि इसमें क्वीन की ही गलती है ना कि उसकी है, इसलिए वो इन लोगों को आजाद कर रही है। इसी वजह से हार्ली जो होती है वो वहां से निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे किंगडम के बाहर में उनका इंतजार एक बहुत बड़ी राइड कर रही होती है। उस कार्ट के अंदर उनका रखा हुआ सारा सामान होता है जो कि उनके आने वाले टाइम में काम आने वाला है। किंगडम के अंदर बेल बजने लग जाती है कि यहाँ से कुछ एनिमीज भाग चुके हैं जिन्हें की बंदी बनाया गया था। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो सभी लोग अपनी उन सप्लाईज के साथ में निकल जाते हैं। हार्ली और पीसमेकर कहता है कि हमारे पास एक प्लान है, हमें वही एग्जीक्यूट करना चाहिए। वही हमारा सीन शिफ्ट होता है टेलीपोर्टेशन एरा के पास में। हमें दिखाया जाता है कि थिंकर
थिंकर जो है वहाँ पे पहुँच चुका होता है। वो कहता है कि अब हमें यहीं पे इंतज़ार करना होगा, वो लोग यहाँ पे टाइम रीसेट करने के लिए आएंगे। वो यहाँ पे खुद का एक पूरा बड़ा का बड़ा बेस बना लेता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा विशाल होता है। हार्ली को बात याद आती है कि कैसे जोकर ने कहा था कि हमेशा मैं उन्हीं मिशन को पूरा करने की कोशिश करता हूँ जो कि इम्पॉसिबल होते हैं। हार्ली को तो एक बार डर लग रहा था कि ये मिशन करते हुए वो मारे जाएंगे, पर जोकर ने उसे एक बात कही थी कि हमें ऐसी ही चीज़ें करनी चाहिए जिसके अंदर हमें मौत का डर ही ना हो। इस वजह से मैं इस मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। वो उसी दौरान उस बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाता है। अब हमारा चीन शिफ्ट होता है। वो लोग ये देख लेते हैं कि जहाँ पे कि उनका वो टेलीपोर्टेशन एरा है, उधर वहाँ पे क्लेफेस बेस को देखता है। बेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और साथ ही में वहाँ पे काफ़ी सारे एल्फ भी होते हैं। वो ये सारी चीज़ें नोटिस कर लेते हैं। वो वहाँ पे एक मिनी स्ट्रक्चर बाहर निकालते हैं जिससे कि वो अपने मिशन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। यहाँ पे काफ़ी सारे एल्फ हैं, इसलिए हमें एल्फ का ध्यान भटकाना होगा। और दूसरी तरफ जैसे ही हमारी हार्ली जो होती है दूरबीन लेती है, उसे दिखाई पड़ता है कि थिंकर के साथ में कटाना है, तो अब हमें कटाना से भी बचना होगा, तभी हम थिंकर को हरा पाएंगे। पीसमेकर कहता है इसके लिए मेरे पास एक इलाज है, तुम चिंता मत करो। हार्ली के पास में भी एक आइडिया होता है। वो सभी लोग अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करेंगे और थिंकर को हरा के रख देंगे। वहीं दूसरी तरफ एल्फ जो कि एक साथ में ही एक ही अटैक को करते हैं, उन्हें भी हराने की उनके पास तरकीब है। पर दूसरी तरफ उन्हें जब ये बात पता चलती है कि कैसे थिंकर के पास में कटाना है, तो कटाना को भी दूर करने के लिए उनके पास में एक प्लान होना चाहिए। वो प्लान भी उनके पास में ही है। दूसरी तरफ पीसमेकर जो होता है वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो उसे अपने इस नकाब को हटाना होगा। जैसे ही वो अपने नकाब को हटाता है, वो अपनी पूरी की पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। वो बताता है कि किंग शार्क के साथ में दूसरी तरफ से डेडशॉट जाएगा और आगे से बाकी के लोग संभाल लेंगे और मैं एक झोपड़ी के अंदर बैठ के अपना बाकी का काम निपटा लूंगा। वो हैरान थे कि आखिरकार ये झोपड़ी के अंदर बैठ के क्या करने वाला है, जिसके ऊपर कि वो बताता है तुम चिंता मत करो, पहले तुम एक एल्फ लेके आओ, उस एल्फ से मुझे एक काम है। उसकी ये बात सुनते ही वो एल्फ को किडनैप करने के लिए भाग जाते हैं। किंग शार्क जो होते हैं क्लेफेस के साथ पानी के अंदर से होते हुए निकल जाता है। क्लेफेस को गुस्सा आता है कि वो उसे एक बैग में बंद करके लेके जा रहा है, पर किंग शार्क को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे डेडशॉट जो होता है वो रिक के साथ सामने के दरवाजे से जाने की बात करता है। वहीं जब जो शार्क होता है वो भी काफी ज्यादा नजदीक आ चुका था। रिक और डेडशॉट के बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि आगे कौन पहले जाएगा, क्योंकि उन्हें ध्यान भटकाना होगा। जैसे ही एक आदमी ध्यान भटकाता है, उन्हें यहाँ पे ये बात पता चल जाती है कि ये लोग अब अटैक करने के लिए आगे आ रहे हैं। थिंकर जानता था कि वो लोग इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। क्लेफेस खुद एक थिंकर बन जाता है। जैसे ही वो उस बेस के अंदर आता है, कटाना का वो ध्यान भटकाने के लिए उसे दूसरी जगह ले जाने की बात करता है, जिससे कि कटाना थिंकर के पास ना हो और हार्ली उसके पास जाके फाइट कर सके। कटाना को भी कोई शक नहीं होता और वो निकल जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ समय पहले की बात को। कटाना का ध्यान भटकाने के लिए क्लेफेस को ही आगे जाना था। वहीं दूसरी तरफ पीसमेकर का इस बार जो प्लान था वो था एक एल्फ के साथ में टॉर्चर करना, क्योंकि इन सभी के हार्ट और ब्रेन एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर इनमें से किसी एक को दर्द होगा तो दूसरे बंदे को भी दर्द होगा। जैसे ही पीसमेकर खुद की बॉडी और फेस को रिवील करता है, वो इसी देख के हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें किसी सुपरस्टार की जगह होना चाहिए था, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे पीसमेकर एक लड़की एल्फ को लेके आ जाता है और उसे धीरे धीरे करके टॉर्चर करने लग जाता है। वो उसके कान को पुल करता है और दूसरी तरफ वो उसको कट लगाने लग जाता है। एक हथौड़ा बाहर निकालता है और उसके सीने पे मारने लग जाता है। सभी एल्फ को दर्द होने लग जाता है। ये होता हुआ देख के थिंकर जो था उसे एक एल्फ को मार देता है जिससे दिक्कत हो रही होती है। अब सभी एल्फ आजाद होते हैं, इसलिए अब हार्ली को उन सभी से फाइट करनी पड़ती है शार्क के साथ मिलके। डेडशॉट भी उनकी मदद कर रहा होता है। अब हार्ली जो थी धीरे धीरे करके उन एल्फ्स को मारते हुए उस बेस के अंदर आ जाती है। जैसे ही बेस के अंदर वो आती है, थिंकर कहता है अब इसे कैसे रोका जाएगा। हार्ली अब थिंकर के काफी ज्यादा और भी नजदीक आ जाती है। थिंकर जैसे ही पीछे मुड़ता है, हार्ली वहां पे पहुंच चुकी होती है। हार्ली कहती है अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खेल निपटा दूंगी। ये बात सुनते ही थिंकर कहता है तुम मेरा अभी भी कुछ भी नहीं कर सकती हो, अगर तुम्हारे साथी तुम्हारे साथ नहीं है। हार्ली कहती है तुम चिंता मत करो, अभी तुम देखना क्या होने वाला है। थिंकर कहता है कि मैं तुम्हारे हर मुंह को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, तो तुम मुझे हराने की बात तो भूल ही जाओ। हार्ली कहती है कि मैं बिना ही दिमाग के फाइट करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरा अगला मूव क्या होगा। मुझसे फाइट करने लग जाती है। थिंकर उसके हर एक अटैक से बच रहा होता है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, हार्ली को गुस्सा आने लग जाता है। इस बार वो बेसबॉल बैट को उठाती है और खिंचा के मारने की कोशिश करती है, पर खुद दूर जा गिरती है। थिंकर कहता है अब तुम हार चुकी हो। इस वजह से वो बेसबॉल बैट को ही फेंक देती है, जो कि सीधा थिंकर के जाके लगता है। थिंकर को गुस्सा आने लग जाता है क्योंकि हार्ली हंस रही होती है। अब थिंकर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसका मजाक उड़ाती
है कि वो बिना हेलमेट के कुछ कर ही नहीं सकता है। इस वजह से अब थिंकर उसे एक और इल्यूजन के अंदर डाल देता है। वो उसकी मेमोरी में झांकने की कोशिश करता है जहाँ पे कि कैसे जोकर ने हार्ली को खुद की बातों में फंसाया था, उसे अपने कंट्रोल में लेके आया था। वो उसे केमिकल के एक बहुत ही बड़े पूल के अंदर फेंकने की बात करता है, जिसके अंदर थिंकर खुद ही फंस जाता है और हार्ली उसके सामने थी जोकर के साथ में, और वो जोकर को कहती है कि इसे फेंक दो, इसे मरना होगा, इसे आज ही मरना होगा, और वो थिंकर को फेंक देते हैं। थिंकर को काफी ज्यादा दर्द होता है। हार्ली कहती है तो कैसा लगा तुम्हें मेरी मेमोरीज में झांकना, और वो उसे खिंचा के बेसबॉल बैट की मारती है, जिसकी वजह से सारे एल्फ होश में आ जाते हैं क्योंकि उसका हेलमेट नीचे गिर चुका था। तभी पीसमेकर वहां पे आता है। वो एल्फ लेके आया था जिसे कि उसने टॉर्चर किया था, उसकी हालत काफी ज्यादा बेकार हो चुकी थी। पीसमेकर कहता है शायद से मैंने इसके साथ कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। वो सभी लोग जीत चुके थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से थिंकर को हराने के बाद में जो यहाँ की क्वीन है वो उन्हें आज़ाद कर देगी, बट दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कटाना आ जाती है और कटाना थिंकर को मार देती है। वहाँ से हार्ली जो होती है बड़ी मुश्किल से बच से बचाते निकलती है। बेस पूरा नष्ट हो चुका था। अब हार्ली के सामने कटाना होती है। कटाना के एक हाथ में क्ले फेस होता है तो दूसरे हाथ में थिंकर का पूरा है। कटाना जो होती है वो क्ले फेस को तो आगे की तरफ फेंक देती है, कहते हुए इसने अच्छा धोखा देने की कोशिश की थी। क्ले फेस मर चुका होता है। ये देख के हमारी जो हार्ली होती है वो काफी ज्यादा दुखी थी। वो कटाना से फाइट करने के लिए आगे जाती है। कटाना और उसके बीच में फाइट शुरू हो जाती है। क्ले फेस खुद को एक स्वॉर्ड में बदलता है और उसी स्वॉर्ड को उठाती है हार्ली। हार्ली और कटाना के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की फाइट बराबरी की हो रही थी, पर क्ले फेस जो है वो खुद की फॉर्म बदल सकता था, इसलिए क्ले फेस को काफी ज्यादा आसानी पड़ रही होती है कटाना को हराने के लिए, और हार्ली भी उसे अच्छे से फाइट कर पा रही होती है। इस बार ऐसे लगने लग जाता है कि कटाना को हराना आसान पड़ जाएगा, और उसी दौरान कटाना का जो फेस मास्क है वो भी कट जाता है। कटाना ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे एक वर्थी अपोनेंट मिला है। उससे फाइट करने के लिए वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है, पर उसी दौरान हार्ली के सभी फ्रेंड्स आ जाते हैं। इसी वजह से कटाना को वहां से भागना पड़ता है अपने एक दूसरे साथी के साथ में। वहीं पे किंग शार्क भी बच चुका होता है। इस बार इन सभी सेट के लिए लोगों को लग रहा होता है कि इन्हें इनकी क्वीन बाइज्जत बरी कर देगी और इनकी एकदम अच्छे तरीके से खातिरदारी करेगी, बट शायद से इनका ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही ये लोग इन्हें हरा देते हैं, यानी कि थिंकर को, ये निकल जाते हैं क्वीन के पास। ये बात क्वीन को पता चलती है कि अब ये वॉर जो है रुक चुकी है क्योंकि थिंकर हार चुका है। क्वीन को जैसे ये बात पता चलती है वो उसे गुस्सा आ जाता है। वही प्रिंसेस फियोना को तो लग रहा था कि शायद से इस बार क्वीन काफ़ी ज़्यादा खुश होगी, पर क्वीन को गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार ये फाइट कैसे रुक सकती है। उसका चेहरा पूरे तरीके से बदल चुका था। सभी मिनिस्टर्स यही बात कर रहे होते हैं कि क्वीन क्यों चाहती है कि बाहर से आने वाले लोगों को एग्जीक्यूट किया जाए। वहीं पे क्वीन जो थी वो कहती है कि अभी यहाँ से चले जाओ। उन सभी लोगों को अब पैलेस के अंदर लाया जाता है, उन्हें इज्जत दी जाती है शुरुआत में तो, पर वहीं पे हार्ली को शक था कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। दूसरी तरफ सभी मिनिस्टर्स जो होते हैं वो उनके ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि अगर वो यहाँ पे आए नहीं होते तो वो इस वॉर को पहले ही जीत चुके होते, पर उनके आने की वजह से काफी सारे लोग मारे गए हैं, इसलिए इस बार उन्हें सजा दी जाएगी। मिनिस्टर इन सबको टॉन्ट कर रहा होता है। हार्ली समझ चुकी थी दाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो कुछ कहती उससे पहले मिनिस्टर जो है उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देता है। इसी वजह से किंग शार्क उसे खा जाता है। क्वीन के पास अच्छा मौका था, वो इन्हें पकड़ने के लिए सिलिक को आगे भेजती है, पर सिलिक के ऊपर डेड शॉट अपनी बंदूक का एम कर देता है, जिससे कि वो आगे कुछ ना कर सके। बाकी के सैनिक भी उनके ऊपर अटैक करते हैं और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है किंग शार्क को वो लोग पकड़ लेते हैं। किंग शार्क को जान से मारने का आदेश दिया जाता है और बाकी लोगों को बंदी बनाने का। हार्ली ये सब देख के पहले ही समझ चुकी थी दाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्वीन जरूर किसी से मिली हुई है। प्रिंसेस फियोना समझ नहीं पाती। क्वीन प्रिंसेस फियोना को चुप रहने के लिए कहती है और उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहती है, वरना इन सभी लोगों को मार दिया जाएगा। किंग शार्क को यहाँ से ले जाया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी लोगों को यहाँ से भेज दिया जाता है, पर प्रिंसेस फियोना आके उन्हें रोकती है और कहती है कि तुम क्या अपने दोस्तों को बचाना नहीं चाहते हो? क्या तुम वाकई में यहाँ से जाना चाहते हो? इसी वजह से हमारी जो हार्ली होती है वो दूसरी तरफ जाने लग जाती है। वो सभी लोग उन लोगों को बचाना चाहते थे। वो एक वाइन शॉप में आते हैं जिधर की वो लोग वाइन पीने लग जाते हैं। उन्हें वाइन पीते हुए काफी सारे टाइम हो चुका था। रिक कहता है अगर किंग शार्क जा भी रहा है तो इसमें कोई हमारी गलती थोड़ी है। किंग शार्क ने उस मिनिस्टर को खुद गाया था, इसमें हमारी गलती नहीं है।
है। वहीं हार्ली जो होती है वो कहती है कि हमें अभी सिर्फ वाइन ही पीनी चाहिए। सभी लोग दबा के वाइन पीते हैं। वहाँ पे गाने गाने वाले बंदे को और भी ज़्यादा गाना गाने को कहा जाता है, पर वो इनकार करता है क्योंकि टाइम हो चुका था, उसे घर पे जाके टीवी शो देखना था। पर क्लेफेस उसे मारने की धमकी भी देता है। डेडशॉट और क्लेफेस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों उस वाइन शॉप को बर्बाद करने लग जाते हैं और इसी दौरान उस सिंगर को भी पीट दिया जाता है। ये सभी लोग आपस में काफ़ी देर तक फाइट करते हैं। इन लोगों की फाइट होते होते सुबह हो जाती है और जब सुबह वो लोग अपनी आंखें खोलते हैं तब उन्हें याद आता है कि हाँ, अब हमें किंग शार्क को बचाने भी तो जाना है। हमारा मिशन पूरा हो चुका है, बस अब किंग शार्क ही है जिसे कि हमें बचाने का काम करना है। हमें अपनी फैमिली की पावर भी तो दिखानी है। वो सभी लोग निकल जाते हैं किंग शार्क को बचाने के लिए और अपनी दोस्ती दिखाने के लिए, पर वो उससे पहले अमेंडा से बात करना चाहते थे क्योंकि अमेंडा ही उन्हें आगे के इंस्ट्रक्शंस दे सकती है और साथ में उन्हें अपने टाइमर को भी तो आगे बढ़वाना था। इसलिए वो उसी टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पास जाते हैं। वहाँ पे जाते ही रिक जो है वो रेडियो वाले उस फोन को बाहर निकाल लेता है। ये देख के वो हैरान होते हैं। अमेंडा से रिक जो है इस बात की परमिशन मांगता है कि हमें किंग शार्क को बचाने जाना है, जिस पे कि अमेंडा मना कर देती है और रिक जो होता है वो उनसे दरख्वास्त करने लग जाता है क्योंकि किंग शार्क जो है उनका साथी था, पर क्लेफेस का हेड उड़ा दिया जाता है। अमेंडा के ऊपर एक गुस्सा हो जाता है। अमेंडा कहती है ये सिर्फ वार्निंग थी, अगर तुमने मुझे 24 घंटे के अंदर कोई अच्छी खबर नहीं दी तो मैं इसी प्रकार बाकी के लोगों को भी उड़ा दूंगी। रिक, अब मैं तुम्हें ही ये अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि तुम्हें इस मिशन को पूरा करना होगा तो तुम्हारा प्रमोशन भी होगा। हार्ली को गुस्सा आता है कि अब उनका एक साथी मर चुका है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी कि किंग शार्क को बचाते बचाते उनका एक साथी जा चुका है। रिक जो होता है इस मिशन को पूरा करने की बात करता है क्योंकि अमेंडा जो है उन सभी को खत्म कर सकती है अगर वो यहाँ से बाहर भी जाएंगे तो। उतनी ही देर में क्लेफेस वापस से जाग जाता है। उसे जागता हुआ देख के वो लोग हैरान थे। क्लेफेस बताता है कि वो अपने दिल को और अपने फेफड़ों को एक दूसरे से बदल सकता है। तुम मेरी चिंता मत करो, मैं नहीं मरने वाला हूँ। ये बात सुन के वो हैरान थी, यानी कि वो टाइमर से बेफालतू में डर रहा था। वो कहता है मैं मेन प्रोटैगनिस्ट हूँ, मैं कैसे मर सकता हूँ। दूसरी तरफ प्रिंसेस फियोना को दिखाया जाता है जो कि अब आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वो अपने कमरे के पास आती है। वो प्रिंसेस को देखती है। शीशे में उसकी तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई थी। सिलिक जो होता है एक नाइट आर्मर को देखता है, वो उस नाइट को देखता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें एक मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक वॉरियर को खत्म कर देता है। उसके पास में वही थिंकर का हेलमेट होता है जिससे कि वो सभी लोगों को कंट्रोल कर सकता है। सिलिक ये देखे काफी ज्यादा हैरान था कि आखिरकार उसके पास में ये हेलमेट कर क्या रहा है। वो मिनिस्टर कहता है कि ये ऑर्डर क्वीन का है, मुझे सभी लोगों को मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें प्रिंसेस फियोना को दिखाया जाता है जो कि क्वीन को कहती है आखिरकार तुम कौन हो। क्वीन कहती है मैं अनडेड किंग हूँ, जिसके ऊपर प्रिंसेस फियोना ये देख के काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो पूछती है कि उसकी मदर कहाँ पे है, जिसपे कि वो बताती है उसकी मदर वो तो काफी समय पहले ही मर चुकी है। इतने टाइम से सिर्फ वो उसके साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे तो आती है, पर अनडेड किंग उसे पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी अगर तुम एक और कदम आगे बढ़ाती हो तो। ये बात सुनते ही प्रिंसेस फियोना रोने लग जाती है। उतनी ही देर में सिलिक बीच में आ जाता है। वो प्रिंसेस फियोना को उठाता है और यहाँ से जाने के लिए कहता है। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे क्वीन जो है अनडेड किंग में बदल जाती है। सिलिक कहता है आज के बाद से तुम हमारी क्वीन नहीं हो, तुम्हारा ऑर्डर हम नहीं मानने वाले हैं। अनडेड किंग कहते हैं तुम उसकी चिंता मत करो, जब तक कि वॉर चलेगी उसके पास पावर आती रहेगी। वहां से वो दोनों निकल जाते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ वो अपने कमरे को पूरे तरीके से बंद कर देते हैं। प्रिंसेस फियोना रोने लग जाती है। सिलिक कहता है आप चिंता मत करो, मैंने उन सभी लोगों को बताया था कि अगर किंग शार्क को बचाना है तो टाइम से आ जाना। वहीं प्रिंसेस जो होती है वो वहां पे हार्ली का बेड देखती है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है वो मिनिस्टर अंदर आ चुका था अपनी नाइट के साथ में। प्रिंसेस फियोना को सामने देखता है। प्रिंसेस फियोना को अपने साथियों की याद आने लग जाती है क्योंकि उसी की ही मदर की वजह से वो लोग मारे गए थे। इस बेफालतू की वॉर की वजह से मिनिस्टर धीरे धीरे करके आगे आने लग जाता है। मिनिस्टर एक हद तक आगे पहुंचता है तो मिसेस फियोना उसके ऊपर बैट से अटैक कर देती है। उसका हेलमेट दूर हट जाता है और सभी गार्ड नीचे गिर जाते हैं। सिलिक का वहां पे आना कुछ अच्छा साबित नहीं होता क्योंकि पहले ही उसने नाइट्स को हरा दिया होता है। फियोना कहती है कि अभी हमें क्वीन को खत्म करना होगा। क्वीन जो होती है सभी अनडेड सोल्जर को जगा देती है। अनडेड सोल्जर्स अब सिटी के अंदर अटैक करने लग जाते हैं। सभी लोग डर के भाग रहे थे। अनडेड किंग कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम सभी को खत्म करके अनडेड सोल्जर बना दूंगी। पर मिसेस फियोना बाहर आती है। मिस फियोना कहती है कि मैं तुम्हें रोकूंगी। अनडेड किंग उसके उस पैलेस के ऊपर अटैक कर देती है। पूरे पैलेस के अंदर पानी भरने लग जाता है और उस पानी के अंदर से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल के आते हैं जो कि दूसरी ही दुनिया के थे। किंग शार्क उससे फाइट करने के लिए आता है जो कि किलर क्रॉक होता है। मिस फियोना को देख के वो हैरान था कि ये हार्ली जैसी दिख रही है। सिलिक आगे आता है
है मिस फियोना को बचाने के लिए। अनडेड किंग उसी के ही सामने था। अनडेड किंग कहता है कि तुम ये फालतू की कोशिश कर रही हो, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, ये बात तुम भी जानते हो। पर मिस फियोना कहती है कि मैं तुम्हें रोकना चाहूंगी। उसके बाकी के साथी यहाँ पे आ चुके थे जो कि दूसरी दुनिया के थे, यानी कि वही सुपर विलेन जो कि लोगों को मारने का काम करती हैं, वो इस दुनिया के अंदर लोगों को बचाने वाले हैं। लेकिन इन्हें प्लान बताता है। पहला प्लान तो ये है मिस फियोना को बचाना, जिसके अंदर 2 लोग जाएंगे और अनडेड को मारने के लिए बाकी के लोगों को मारने के लिए वहां से निकल जाती है हमारी हार्ली और डेडशॉट, जो कि गन्स को लेके जाते हैं और बाकी के लोग फियोना को बचाने। एक एक करके वो अनडेड सोल्जर्स को खत्म करने लग जाते हैं। वहां पे तो अब अनडेड किंग भी आ चुका था। अनडेड किंग इंचांटर को बुलाता है। इंचांटर को कहता है मेरे ऑर्डर्स मानना वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये बात सुनते ही मिस फियोना जो होती है वो सिलिक की तरफ देखती है। सिलिक अपना एक ब्रेसलेट निकाल के मिस फियोना को दे देता है। दूसरी तरफ क्लेफेस से फाइट करती है कटाना और उसी के साथ में होता है पीसमेकर। ये लोगों की फाइट काफी समय तक चलती है, जिसके अंदर हमें दिखाया जाता है कि क्लेफेस जो है कटाना से फाइट करने के लिए आ गया होता है। दूसरी तरफ हमें किंग शार्क को दिखाया जाता है जो कि क्रॉक किलर से फाइट करने के लिए जाता है, पर क्रॉक किलर का दोस्त आ जाता है जो कि उसे उठा के पटक देता है। इस वजह से क्रॉक किलर को चांस मिल जाता है किंग शार्क को मारने का। वो उसे काफी ज्यादा पीटता है। वहीं दूसरी तरफ पीसमेकर को हमें दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि कैसे क्लेफेस हार गया था कटाना से, पर कटाना वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक ड्रैगन को हमें दिखाया जाता है। वहीं पे हमें हार्ली को भी दिखाते हैं जो कि डेडशॉट के साथ मिलकर अनडेड को मार रही थी और इंचांटर उनके ऊपर एक बिल्डिंग गिरा देती है। बिल्डिंग गिराने से उनका कुछ होता तो नहीं, आर्थर आके उन्हें बचा और लेता है। आर्थर वही ड्रैगन का बच्चा है। आर्थर जैसे ही वहां पे आता है वो इंचांटर से फाइट करने लग जाता है। इंचांटर के अटैक को रोकने के लिए वो अपनी फायर ब्रीथिंग का इस्तेमाल करता है। दोनों बराबरी की टक्कर से फाइट कर रहे थे। अनडेड को मारना पहले से ज्यादा आसान हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ हार्ली के पास में भी अब एक ऐसी पावर आ चुकी थी जिससे कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई थी, जो कि उसी एनर्जी क्रिस्टल की मदद से था। वो एक गन के अंदर एनर्जी क्रिस्टल लगाती है और वो सीधा इंचांटर के ऊपर मारती है। इंचांटर को उससे दर्द होता है, उसकी शील्ड भी इसमें काम नहीं आ रही थी। ड्रैगन उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी फायर का इस्तेमाल कर रहा था। डेडशॉट पीछे जाके गिरता है। डेडशॉट को अनडेड घेर लेते हैं कि तभी वहां पे सेलिक आता है और गन से उन सभी को अटैक करने लग जाता है। सेलिक ने उसे बचा लिया होता है। सेलिक जो होता है डेडशॉट को अपने आर्मर का कुछ हिस्सा देता है। उस हिस्से की मदद से वो भी पावरफुल बन सकता है। ये बात जैसे ही डेडशॉट को पता चलती है वो आसपास के लोगों को खत्म करने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हार्ली जो है इंचांटर के ऊपर भारी पड़ने लग जाती है। इंचांटर से बात करते हुए उसे ये बात पता चलती है कि इंचांटर उन्हें मारना नहीं चाहती है, जैसे कि उसने उन गोलियों को अपनी एनर्जी की मदद से रोका था। इंचांटर से वो हकीकत जानना चाहती है, जिसके ऊपर वो बताने से इनकार कर देती है। वहीं दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है इंचांटर का एक दूसरा जो रूप है वो एक ड्रैगन के अंदर कैद है। वहीं पे कटाना भी होती है जो कि ये होता हुआ देख रही थी। कटाना देखती है क्लेफेस को और रिक को, वो उस ड्रैगन से जाके फाइट करते हैं जो कि अब अनडेड था। क्लेफेस को वो ड्रैगन आसानी से धोबी पछाड़ देता है, पर वो इंचांटर की उस बॉडी को बचा लेते हैं। उस बॉडी को जो दर्द होता वही इंचांटर को हो रहा था, इसलिए इंचांटर को गुस्सा आने लग जाता है। उसे लग रहा था कि अनडेड किंग ही उसके ऊपर ही अटैक कर रही है, क्योंकि वो अच्छे से फाइट नहीं कर रही। इसी वजह से अब उसे अच्छे से फाइट करनी होगी। आर्थर और वो दोनों नीचे होते हैं। अब इंचांटर को काफी जोर से गुस्सा आता है। वो उनके ऊपर भारी भारी भरकम अटैक करती है कि पूरे घर को ही नष्ट कर दे। वहीं दूसरी तरफ इंचांटर की बॉडी को तो वो लोग नुकसान पहुंचाए जा रहे थे। कभी उसके कंधे पे लगती, तो कभी उसके नीज पे लगती, तो कभी उसके फेस के ऊपर लगती। इस वजह से इंचांटर को अब और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो आसपास की सिटीज को नष्ट करने लग जाती है। अनडेड उस ड्रैगन को कटाना आके मार देती। वो लोग हैरान थे कि कटाना उनकी मदद क्यों कर रही है। कटाना कहती है कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं क्रॉक किलर और उसके साथी को मारने के लिए पीसमेकर वहां पे आ जाते हैं, पर अभी भी वो लोग ताकतवर पड़ रहे थे। वहीं पे किंग शार्क को वो क्रॉक किलर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें अकेला ही हरा सकता हूं, पर किंग शार्क वहां से गायब था। वो देखता है कि उसका साथी मर चुका है, जिसके ऊपर क्रॉक किलर को गुस्सा आता है। पीसमेकर कहता है कि ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, मैं इसे खत्म कर दूं, जिसके ऊपर क्रॉक किलर कहता है कि हाँ तुम उसे खत्म कर दो, वो मेरा कोई दोस्त नहीं है। जिसके ऊपर किंग शार्क कहता है तुम ताकतवर तो हो, पर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम अपने साथी को ऐसे कैसे मरने दे सकते हो। पीसमेकर की बात सुनकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। क्रॉक किलर के साथी ने सोचा नहीं था कि क्रॉक किलर से धोखा देगा, इसलिए वो उसे मारने के लिए उसके पास जाता है और उसे खत्म कर देता है। इस प्रकार से क्रॉक किलर की कहानी खत्म होती है। सिलिक को बचा के हेडशॉट अपने घर के अंदर लेके आता है। वहीं पर वो डेडशॉट को अपना एक आर्मर का पीस देता है, जिससे कि उसकी पावर अब और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। ये देख के हमारा जो डेडशॉट है वो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब उसे एक ऐसा पीस मिल जाएगा जिससे कि उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वो उसके और भी आर्मर्स को उठाता है। अब एक एक करके वो काफी सारे अनडेड्स को मारते हुए आगे की तरफ जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता
जाता है कि कैसे इंचांटर से फाइट करने के लिए हार्ली आर्थर का इस्तेमाल करती है। वहीं दूसरी तरफ इंचांटर की दूसरी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा होता है। डेड किंग को पता था अगर इंचांटर उनकी तरफ चली गई तो वो हार जाएगी, इसलिए वो इंचांटर को मारने की वहीं पे बीच में कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब हो जाती है। इंचांटर जो होती है वो अपनी दूसरी बॉडी से जाके मिलती है, जिसमें कि डेडशॉट उसकी मदद करता है, और ड्रैगन भी जैसे ही वो अपने रियल बॉडी में आती है तब उससे वो लोग ये सोचने लग जाते हैं कि उनकी मदद करेगी, पर इंचांटर कहती है मैं उसे खत्म करना चाहती हूँ। इसलिए वो अनडेड किंग से फाइट करने के लिए आगे जाती है, पर अनडेड किंग जो होते हैं वो और भी मॉन्स्टर्स को वहाँ पे बुला लेती है जिससे कि वो उन्हें खत्म कर सके। पर जैसे ही वहाँ पे डेडशॉट आता है वो उन सभी को एक एक पीस दे देता है आर्मर का, जिससे कि उनकी पावर अब पहले से ज़्यादा और भी इंक्रीज हो जाती है। वो एक एक करके काफ़ी सारे अनडेड सोल्जर्स को खत्म करने लग जाते हैं। उनके सामने कितने ही अनडेड सोल्जर्स आ जाए वो उन सभी को चुटकी भर में ही पल में खत्म कर देते हैं, पर वापस से जागने लग जाते हैं। डेडशॉट कहता है हमें डेथ किंग को ही मारना पड़ेगा। इसी वजह से इंचांटर बीच में आती है और वो इन अनडेड सोल्जर्स को रोकने का वादा करती है और खुद उन्हें अब जाके अनडेड किंग से फाइट करनी पड़ेगी। अनडेड किंग से वो एक एक करके फाइट करने लग जाते हैं, जिसमें कि आर्थर ड्रैगन भी मदद करता है, पर उसको धूल चटाई जाती है। वहीं दूसरी तरफ फियोना के पास में हार्ली आती है और उससे पूछे कि अनडेड किंग को हम कैसे हरा सकते हैं, जिसके ऊपर की फियोना बताती है कि उसे होली स्वॉर्ड से ही हराया जा सकता है और अभी हमें पता नहीं है कि होली स्वॉर्ड आखिरकार कहाँ पे है, इसलिए अनडेड किंग को हराने के बारे में मैं खुद श्योर नहीं हूँ। जिसके ऊपर वो कहती है तुम चिंता मत करो, हम उसे जरूर हरा देंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कैसे पीसमेकर उससे फाइट तो करता है, पर पीसमेकर को भी धूल चटाई जाती है। इसी प्रकार क्लेफेस को भी धूल चटाई जाती है। एक एक करके वो सभी लोग हारने लग जाते हैं, पर इस बार उन्हें पूरा विश्वास था कि वो इस अनडेड किंग को जरूर हरा देंगे। उसी दौरान हमें रिक को दिखाते हैं, जिसके पास से फियोना की आगे जाती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए हर कोई दूर से अटैक करने लग जाता है, उसके अटैक को रोकने के लिए। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है हार्ली को गले से पकड़ लेती है, पर वो हार्ली नहीं मिस फियोना होती है। उसी दौरान वो अपने मैजिक की मदद से एक होली स्वॉर्ड को बाहर बुलाती है, जिसकी वजह से वो उसके हाथ में आ जाती है और वो अनडेड किंग को खत्म कर देती है। कटाना ने भी इसमें काफी ज्यादा मदद की थी। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि कैसे अनडेड किंग खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार इन लोगों को इनकी आजादी दी जाती है और उन्हें यहाँ पे रहने का मौका भी दिया जाता है, पर ये लोग इनकार कर देते हैं। रिकमेंडर को बताता है कि कटाना यहाँ पे जिसने कि हमें धोखा दिया है और वो हमारा साथ में जिसे खत्म कर दिया गया है। कटाना तो मेरे साथ में है, तुम्हारे साथ में जो है वो कोई बहरूपिया है, उसकी हकीकत का पता लगाओ। फिर हमें बताया जाता है कि कटाना और कोई नहीं बल्कि जोकर होता है। जोकर ने एम्पायर के उस राजा को हरा दिया होता है जिसकी वजह से वॉर चल रही थी। वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि हार्ली आखिरकार इस दुनिया का करना क्या चाहती है, क्या वो सच में यहाँ पे शांति स्थापित करना चाहती है। अमेंडा कहती है कि आखिरकार कटाना के रूप में वहाँ पे कौन है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जोकर है। जोकर के दिखाते हुए हमारा सीन कट होता है और हमें हार्ली को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी के साथ खुश थी और जोकर का इंतजार कर रही होती है।